आज हम अपने वीडियो के अंतर्गत देखेंगे मौर्यकालीन प्रशासन। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। अशोक के अभिलेखों में से हमें निम्नलिखित प्रांतों के नाम ज्ञात होते हैं, जैसे अशोककालीन प्रांत उदयची उत्तरपथ। इस प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती प्रांत, इस प्रांत की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत, इस प्रांत की राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ, इस प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी थी। प्राच या प्राची, इस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंड। केंद्र में क्या था? सम्राट, प्रांत कुमार या आर्यपुत्र, मंडल प्रमुख अधिकारी या प्रदेष्टा या प्रादेशिक, विषय विषयपति या स्थानिक। आगे देखिए, स्थानीय 800 ग्रामों का समूह, द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह, खारवटिक 200 ग्रामों का समूह। संग्रहण का अधिकारी गोप होता था, वह 10 ग्रामों का समूह था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, इसका प्रमुख ग्रामीण होता था। आगे देखिए, उपयुक्त प्रांतों में से उत्तरपथ, अवंती राष्ट्र तथा प्राच्य प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही विद्यमान थे। मौर्यकालीन प्रांतों के राज्यपाल प्रायः राजकुल से संबंधित कुमार होते थे। कभी कभी ये अन्य योग्य व्यक्तियों को भी राज्यपाल बनाया जाता था। अब प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आगे देखते हैं। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य शासन व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक था। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था की अवधारणा किस प्रकार की थी? लोक कल्याणकारी राज्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के विषय में महत्वपूर्ण सूचना कहाँ से प्राप्त होती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज की इंडिका से। मौर्य सम्राट अपने कार्यों के संपादन किसकी सहायता से करते थे? अमात्य, मंत्री तथा अधिकारियों की सहायता से। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी क्या कहलाते थे? तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थों का विवरण दिया गया है? 18। अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्यक्षों का विवरण मिलता है? तो 27। अलग अलग पुस्तकों में संख्या 26 कहीं मिलती है, कहीं 28 भी मिलती है। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ देख लेते हैं। मंत्री तीर्थ में देखिए, मंत्री, पुरोहित, प्रमुख धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री। समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष। सेनापति, युद्ध विभाग का मंत्री। पहले देखिए, मंत्री, पुरोहित, प्रमुख धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री होता था। समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। सन्निधाता, राजकोषीय अध्यक्ष। सेनापति, युद्ध विभाग का मंत्री। राजा का उत्तराधिकारी, प्रतिष्ठा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, नायक, सेना का संचालक, कर्मांतिक, देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, दंडपाल, सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रधान निरीक्षक, अंतपाल, समवर्ती दुर्गों का रक्षक, दुर्गपाल, देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक। आगे देखिए, नागरक, ये नगर का प्रमुख अधिकारी। प्रशस्ता, राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजाज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी। देवारिक, राजमहलों के देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी। अंतर्विशिक, सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान। आटविक, वन विभाग का प्रधान अधिकारी। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्ष क्या थे? पाण्याध्यक्ष, व्यापार तथा वाणिज्य का अध्यक्ष। सूराध्यक्ष, शराब व मदिरा का अध्यक्ष। सूनाध्यक्ष, बूचड़खाने का अध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष, वेश्याओं का निरीक्षक। सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष, वन संपदा का अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष। आकराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष। आगे देखते हैं, कोष्ठागाराध्यक्ष, कोष्ठगार का अध्यक्ष। आयुधगाराध्यक्ष, आयुधगार का अध्यक्ष। शुक्लाध्यक्ष, चुंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष क्या है? चुंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष। लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष। लवणाध्यक्ष, नमक का अधिकारी। लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का अधिकारी।
सुवर्णाध्यक्ष, सोने का अध्यक्ष, गो अध्यक्ष, पशुधन विभाग का अध्यक्ष, उतवाध्यक्ष, महाबतौल का अध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, नवाध्यक्ष, जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष, विविताध्यक्ष, चारागाह का अध्यक्ष, पत्तनाध्यक्ष, बंदरगाहों का अध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, मानाध्यक्ष, दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष, अक्षपटलाध्यक्ष, ये महालेखा विभाग का अध्यक्ष था, और हस्ताध्यक्ष, हाथियों का अध्यक्ष, घोड़ों का अध्यक्ष, देवताध्यक्ष, धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष, और साथ में विभागीय अध्यक्षों और उनके कार्यों का एक लंबी सूची मिलती। संभवतः इन अध्यक्षों को ही यूनानी लेखकों ने मजिस्ट्रेट कहा है। अशोक के प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। युक्त, हर जिले में राजस्व वसूल करने तथा उसके लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी था। रज्जुक या राजुक, रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्रों का अधिकार प्राप्त था। प्रादेशिक या मंडल का प्रधान अधिकारी होता था, उसका कार्य आजकल के संभागीय आयुक्त जैसा था। धम्म महामात्र, इसका कार्य था विभिन्न संप्रदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखना तथा राजा और उसके परिवार के सदस्यों से धम्मदान प्राप्त करना और उसकी समुचित व्यवस्था करना होता था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति करी थी। स्त्रयाध्यक्ष, यह महिलाओं की नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला अधिकारी था। आगे देखिए ब्रज भूमि, यह पशुओं की देखरेख करने वाला अधिकारी था। फिर देखिए क्या है, अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों का नाम मिलते हैं, आयुक्त, रज्जुक, प्रादेशिक। अशोक के 12वें शिलालेख में किन 3 पदाधिकारियों का नाम विवरण प्राप्त होता है? धम्म महामात्र, शस्त्राध्यक्ष महामात्र तथा ब्रजभूमि। अशोक के अभिलेखों में अंत महामात्र नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है। उसका क्या कार्य था? सीमावर्ती प्रदेशों में धर्म का प्रचार करना। सैन्य व्यवस्था देख लेते हैं। सैन्य व्यवस्था, मौर्य सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? चतुरांग बल, अश्व, गज, रथ, पैदल पर। मौर्य सैन्य व्यवस्था में सेनापति को कितना वार्षिक वेतन दिया जाता था? तो 48,000 पर्ण वार्षिक। मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य सैन्य प्रबंधन की कितनी समितियों का विवरण प्राप्त होता है? तो 6 समितियों का विवरण प्राप्त होता है। अब देख लीजिए सैन्य समिति और क्या का कार्य थे। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय समिति यातायात और रसद की व्यवस्था, तृतीय समिति पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ समिति अश्वरोही सेना की व्यवस्था, पंचम समिति गज सेना की व्यवस्था, छठी समिति रथ सेना की व्यवस्था। इसके अनुसार सेना में किस वर्ण के लोग सम्मिलित होने चाहिए? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी कौन होता था? तो नायक। मौर्य काल में युद्धपोतों के अतिरिक्त व्यापारिक पोतों की देख रेख कौन करता था? तो नवाध्यक्ष करता था। सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की रक्षा कौन सा अधिकारी करता था? अंतपाल करता था। न्याय व्यवस्था, मौर्य काल में न्यायिक व्यवस्था कैसी थी? कठोर थी। मौर्य काल में किस तरह के न्यायिक दंड किया जाता था? तो मृत्युदंड, अंगभंग, कारावास एवं जुर्माना जैसे दंड। मौर्य काल में साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? सम्राट। आगे देखिए मौर्य न्यायालय धर्मस्थायी दीवानी न्यायालय था, व्यवहारिक न्यायाधीश कहते थे इसको। कंठ शोधन फौजदारी न्यायालय प्रतिष्ठा कहलाता था न्यायाधीश का। अब नगर व्यवहारिक, नगर व्यूहालक नगर का न्यायाधीश होता था, और साथ में इसे पौर व्यवहारक कहा गया है। मेगास्थनीज कृत इंडिका में एग्रोनोमोई को जिलाधिकारी कहा जाता था तथा नगर अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। मेगास्थनीज द्वारा कृत इंडिका में एग्रोनोमोई जिलाधिकारी होता था और नगर अधिकारी, देखिए जिलाधिकारी एग्रोनोमोई और नगर अधिकारी एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। ग्राम सभा का न्यायिक
तथा इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय एवं जनपद न्यायालय होते थे। गुप्तचर व्यवस्था देख लेते हैं कैसी थी। कुमार काल में गुप्तचर विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया था, जिसे मात्यप सर्प कहा जाता था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। पहला, संस्था जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे। दूसरा, संचरा, ये भ्रमण करके करके गुप्तचरी करते थे। मौर्य काल में गुप्तचर के अतिरिक्त शांति और व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम करने के लिए पुलिस भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षिण कहा गया है। यूनानी लेखकों द्वारा गुप्तचरों को निरीक्षक तथा ओवरसियर्स कहा गया है। नगर प्रशासन देखिए, मौर्य युग में नगर प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। इसके लिए एक सभा होती थी, जिसका प्रमुख नागरिक या परम मुख्य कहा जाता था। मैगस्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर परिषद की पांच सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं। मौर्यकालीन नगर प्रशासन की प्रमुख समितियां। प्रथम समिति द्वारा उद्योग शिल्पों का निरीक्षण किया जाता था। द्वितीय समिति विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास तथा चिकित्सा का प्रबंध करती थी। तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी। चतुर्थ समिति नगर के व्यापार वाणिज्य का प्रबंधन करती थी। पंचम समिति द्वारा उद्योग निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। छठी समिति द्वारा क्रय विक्रय वस्तुओं पर कर वसूल किया जाता था। ग्राम प्रशासन देख लेते हैं। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? ग्राम कहलाती थी। मौर्य काल में ग्राम प्रशासन के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। मौर्य काल में ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य कौन सा अधिकारी करता था? तो गोप करता था। मौर्यकालीन ग्राम प्रशासक की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो साहगौरा तथा महास्थान अभिलेख से। मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति देख लेते हैं। कृषि की व्यवस्था कैसी थी? मौर्यकालीन व्यवस्था पर किस पर आधारित थी? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर। मौर्यकाल में कृषि व्यवस्था को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो वार्ता कहा जाता था। मौर्यकाल में लोग किन फसलों का उत्पादन करते थे? गेहूं, जौ, चना, चावल, ईख, तिल, सरसों, मसूर, शाक। मौर्यकाल में लोग किन पशुओं का पालन करते थे? तो गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, गधा, ऊंट, सुअर, कुत्ता। कौटिल्य ने भूमि के किस प्रकार का वर्णन अपने अर्थशास्त्र में किया है? तो कृष्ट, जुती हुई, आकृष्ट, बिना जुती हुई, स्थल, ऊंची भूमि का। आगे, अदेव मात्रक किस प्रकार की भूमि होती थी? वह भूमि जो बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। अदेव मात्रक भूमि को क्या कहते थे? जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी। मौर्य काल में सिंचाई सुविधा के लिए सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने। मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? क्षेत्रक कहा जाता था। मौर्य काल में दूसरे की भूमि पर कृषि करने वाले कृषक को क्या कहा जाता था? तो काश्तकार कहा जाता था। कृषक के व्यक्तिगत भूमि से लिया जाने वाला भाग क्या कहलाता था? तो भाग कहलाता था। मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त राजस्व को क्या कहते थे? सीता कहते थे। मौर्य काल में भूमि कर की दर क्या थी? 1/4 से 1/6। मौर्य काल में राजकीय भूमि की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी कौन होता था? तो सीताध्यक्ष। मौर्य काल में करों को एकत्र करना तथा आय व्यय का लेखा जोखा रखना किस अधिकारी का कार्य था? तो समाहर्ता का। मौर्य काल में जनपद एवं ग्राम स्तर पर करों का कौन सा पदाधिकारी एकत्र करता था? तो स्थानीय तथा गोपा। मौर्य काल के प्रमुख कर देखते। सीता, राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय, भाग, उपज का हिस्सा कृषक से। हिरण्य, नकद कर, बलि, यह भी राजस्व कर था। सेतु बंधु, ये सिंचाई प्रबंधन के लिए लिया जाने वाला कर था। विशिष्ट, निःशुल्क, श्रम और बेगार। प्रणय, ये आपातकालीन कर था। प्रवेश्य, ये आयात कर का 20%। निष्क्राम्य, ये निर्यात कर था। मौर्य काल में टैक्स छुपाने पर क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड का। मौर्य काल में भाग एवं बलि क्या था? तो राजस्व कर। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो मार्ग निर्माण से।
एक मौर्य काल में एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का क्या कार्य था? राजस्व संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का निरीक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना तथा सड़कों के रखरखाव से था। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला किस प्रकार का जुर्माना था? सड़क पर कीचड़ फैलाने का। अच्छा था। फिलहाल देखिए, उस समय ये लिया जाता था, अब तो लोग ऐसे कूड़ा फेंकते हैं जैसे लगता है कि वो कूड़ा घर हो। मौर्य काल में उद्योग एवं व्यापार मौर्य काल में व्यापार और वाणिज्य की स्थिति कैसी थी? उन्नत स्थिति में। मौर्य काल का प्रधान उद्योग क्या था? सूत कातना एवं कपड़ा बुनना। मौर्य काल में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो मदुरा, अपरांतक, कलिंग, काशी, बंग, वत्स। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। दुकुल श्वेत तथा चिकना वस्त्र तथा क्षौम एक प्रकार का रेशमी कैश्य रेशमी वस्त्र का विवरण मौर्य काल में मिलता है। उन्नति स्थिति में था। एरियन ने भारतीयों द्वारा श्वेत चमड़े के जूते पहने जाने का उल्लेख करता है। मौर्य काल का प्रमुख व्यापारिक संगठन, श्रेणी शिल्पियों का संगठन, निगम व्यापारियों का संगठन, संघ देनदारों महाजनों का संगठन, सार्थवाह व्यापारियों का कारवां का प्रमुख। विशेष तथ्य देखिए, श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। मौर्य काल में अर्थशास्त्र के अनुसार 15% ब्याज दर लिया जाता था। मौर्य काल में व्यापार किन मार्गों से किया जाता था? स्थल और जल। मौर्य काल में आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? चंपा, पाटलिपुत्र चंपा था पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गया, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी, कानिकुब्ज, हस्तिनापुर, साकल एवं तक्षशिला। मौर्य काल में बाह्य व्यापार किन देशों के साथ होता था? सीरिया, मिस्र, फारस एवं अन्य पश्चिमी देशों के साथ। आगे देखिए, मौर्य काल के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? भृगु कच्छ पश्चिमी भारत, ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत। मौर्य काल के प्रमुख उद्योग कौन कौन से थे? व्यापारिक जहाजों का निर्माण। मौर्य काल में व्यापारी स्थानीय और विदेशी वस्तुओं पर कितना मुनाफा कमा सकते थे? तो 5% स्थानीय वस्तु पर, 10% विदेशी वस्तु पर। मौर्य काल में मिस्र को किन वस्तुओं के का निर्यात किया जाता था? हाथी के दांत, कछुए, सीपियां, मोती, रंग, नील, लकड़ी। किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? व्यापार मार्ग पर। मौर्य काल के व्यापार नियंत्रण के संबंध में सत्य कथन है। वस्तुओं पर 1/10 शुल्क निश्चित था। वस्तुओं की विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी रहती थी। राज्य स्वयं कुछ कारीगरों के सीधे नियुक्त करता था। मौर्यकालीन व्यापारिक मार्ग देख लेते हैं। प्रथम मार्ग, ये प्रथम मार्ग उत्तरापथ। ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह से पश्चिमोत्तर भारत में पुष्कलावती तक जाता था। इस मार्ग पर चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गया, काशी, प्रयाग जैसे नगर अवस्थित थे। दूसरा मार्ग देखिए, पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ मार्ग में मिलता था। तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था, जिस पर महिष्मती, उज्जैन, विदिशा आदि नगर स्थित थे। आगे नेक्स्ट जाइए। चौथा मार्ग क्या था? यह व्यापारिक मार्ग भृगु कच्छ से मथुरा तक जाता था। इसके रास्ते में उज्जैनी पड़ता था। मौर्य काल में व्यापार व्यवसाय किस माध्यम से किया जाता था? सिक्कों के माध्यम से। मौर्य काल में सिक्के किस धातु के बने होते थे? सोना, चांदी एवं तांबे के। मौर्य काल प्रमुख मुद्राएं देख लेते हैं। मुद्रा और धातु, निष्क और सुवर्ण सोने के होते थे। कृषार्पण, पण और धरण ये चांदी के थे। माशक और काकणी तांबा होता था। मौर्य की प्रधान राज्य की मुद्रा पण थी। अब देखिए आगे, चांदी के सिक्के पण को और किस एक अन्य नाम से जाना जाता था? रूपयक नाम, रूप्य रूप नाम से जाना था। मौर्य काल में तांबे का सबसे छोटा सिक्का क्या कहलाता था? काकणी कहला जाता था। मौर्य काल की आहत रजत मुद्राओं पर किसकी छाप होती थी? मयूर, चंद्र और पर्वत की। पण चांदी के सिक्के का वजन क्या होता था? 1/4 तोले के बराबर। मौर्य काल में राजकीय टकसाल का अधीक्षक को क्या कहलाता था? तो लक्षणाध्यक्ष। मौर्य काल में
मुद्रा परीक्षण अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? रूपदर्शक। मौर्यकालीन सामाजिक दशा देख लेते हैं। मौर्यकालीन सामाजिक संरचना के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, मेगस्थनीजकृत इंडिका सहित रुद्रदामन तथा अशोक के अभिलेखों से। वार्ता तथा कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य के शूद्र का धर्म किस ग्रंथ में बतलाया गया है? तो अर्थशास्त्र में। वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य को शूद्र का धर्म किस ग्रंथ में बताया गया? अर्थशास्त्र में। किस धर्मसूत्र में वार्ता को शूद्र का वर्णधर्म बताया गया है? गौतम सूत्र में। मेगस्थनीज के अनुसार समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। स्त्रियों की स्थिति मौर्यकाल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। मौर्यकाल में स्त्रियों को पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी तथा वे विवाह, विच्छेद और तलाक कर सकती थी। यूनानी विवरणों से पता चलता है कि स्त्रियां धर्म की अंगरक्षिका नियुक्त की जाती थी। सूर्य स्पर्श या सूर्य को न देखने वाली अवरोधन और तथा अंतरपुर शब्दों का प्रयोग किया गया है। संभ्रांत परिवारों की स्त्रियां प्राय घरों में रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है। युगीन स्थापत्य एवं कला के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि समय पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।